सो हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आशा करता हूँ guys आप लोग बहुत ही बढ़िया होगे और मैं बता दूं मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। सो दोस्तों, आज हमारा ऑफिशियली क्लास 1 होने वाला है। ऑल्दो आपको इस लेक्चर का नाम लेक्चर नंबर 2 तो दिख रहा होगा, बट इट इज ऑफिशियली लेक्चर नंबर 1। क्यों? क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने उन सारे बच्चों को एड्रेस किया था जिनको लॉ के बारे में कुछ भी नहीं पता है, मतलब बेसिक ऑफ लॉ, और जिनको लगता है उनको बहुत कुछ पता है। एक बार उस लेक्चर को देख लेना, देर आर सो मेनी न्यू थिंग्स जो आपको ऐसे लगेगा कि आप लोग पहली बार पढ़ रहे हो। तो सर अब हम लोग शुरू करते हैं आज वाली लेक्चर के साथ में, दैट इज योर लेक्चर नंबर 1 एट CMA इंटर। चलो, तो सर मैंने आपको बताया था कि कल आपके सिलेबस के अंदर जो सिलेबस है वो कितने पार्ट के अंदर डिवाइडेड है गाइस? 4 पार्ट के अंदर आपका सिलेबस डिवाइडेड है। जल्दी बताओ कौन सा कौन सा। और ये जो नोट्स है ये आपको मिल जाएंगे, कुछ इनिशियल चैप्टर के नोट्स। जब तक हमारे देखो क्या होता है ना, आपने लेक्चर ऑर्डर किए, इसके बाद में हमारे यहाँ से बुक आपको डिस्पैच हो जाएंगे, उस आपको मिलेंगे, तो इन बिटवीन शायद हफ्ता भर चल जाए। तो उस हफ्ते भर के अंदर जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उसके जो नोट्स है वो मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल कर दिए है अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर। मेक श्योर यू आर गोइंग टू ज्वाइन दिस टेलीग्राम चैनल, ठीक है। चलो, तो हमारा जो CMA इंटर का लॉ का सिलेबस है वो कितने पार्ट में डिवाइडेड है? 4 पार्ट के अंदर। सबसे पहले आता है गाइज आपका कमर्शियल लॉ। तो जो आपका कमर्शियल लॉ है, ये कमर्शियल लॉ सर कितने मार्क का है? तो गाइज कमर्शियल लॉ 30 मार्क का वेटेज रखता है। सर इसके अलावा आपका आता है कौन सा लॉ? सर कंपनी लॉ। और कंपनी लॉ का सिलेबस आपके सिलेबस में कितने मार्क का है? 40 मार्क का आता है गाइज। इसके अलावा आपके सिलेबस में आता है इंडस्ट्रियल लॉ विच कैरी 15 मार्क। एंड इसके अलावा आपके सिलेबस में आता है कौन सा लॉ गाइस? इथिक्स, बिजनेस इथिक्स एंड इमोशनल इंटेलिजेंस, जो है कितने मार्क का? 15 मार्क का। गाइस समझ में आया? यस और नो? तो आज हम लोग क्या करने वाले इस लेक्चर के अंदर, मैंने बताया था हम लोग सबसे पहले शुरू करने वाले आपका कंपनी लॉ, दैट इज योर कंपनी लॉ 40 मार्क का सिलेबस। तो ये आज वाली क्लास से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं आपके CMA इंटर लेवल के लिए। फोकस करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके लिए आता है कि सर हम कंपनी लॉ तो पढ़ रहे हैं, लेकिन कंपनी लॉ इस वर्ड में सबसे ज्यादा चर्बी किस वर्ड के अंदर है? कंपनी। तो डोंट यू थिंक गाइस सबसे पहले हमें इस शब्द को समझना पड़ता है कि व्हाट डू यू मीन बाय कंपनी। हमें क्या समझना पड़ेगा? कंपनी म्हणजे काय, कंपनी का मतलब हमें समझना पड़ेगा। तो गाइस मैं आपको पूछता है कि व्हाट डू यू मीन बाय कंपनी, आपको क्या लगता है कंपनी का मतलब क्या होता होगा? सर हम लोगों को हमने कुछ तो पढ़ा था, एक सेपरेट लीगल एंटिटी होता है, राइट सर। इसके अलावा हमने कुछ तो पढ़ा था, आर्टिफिशियल पर्सन होता है। मेक श्योर जो मैं लिख रहा हूं ना, ये सारी चीजें आप लोगों को भी लिखनी है गाइस। समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो कंपनी का बेसिक मतलब क्या दिया है, ध्यान देना। अगर हम लोग बात करें कंपनीज एक्ट के हिसाब से, कंपनी का जो मतलब है वो कहां पे लिखा हुआ है? वो लिखा हुआ है गाइस सेक्शन 2 क्लॉज 20। सेक्शन 2 क्लॉज 20। अब हमेशा आपके दिमाग में एक डाउट होता होगा, उस डाउट को मैं सबसे पहले क्लियर कर देता हूँ गाइस, कि अगर मानो हम लोग लॉ पढ़ रहे तो सबसे पहले आता है सेक्शन। सर सेक्शन के बाद में क्या आता है? सब सेक्शन आता है सेक्शन के बाद में। जैसे ही सर हमने सब सेक्शन पढ़ा, इसके बाद में क्या आता है गाइस? इसके बाद में सेक्शन के बाद में सब सेक्शन आता है, सब सेक्शन के बाद में आता है क्लॉज। और सर क्लॉज के बाद में क्या आता है? तो गाइस क्लॉज के बाद में आता है सब क्लॉज। क्या ये बात आपको समझ में आई? सबसे पहले आता है सेक्शन, फिर आता है सब सेक्शन, फिर आता है क्लॉज, उसके बाद आता है सब क्लॉज। और सर आपने तो बोला सेक्शन 2 सबसेक्शन 20 आना चाहिए ना, क्योंकि सेक्शन के बाद में क्या आता है? सब सेक्शन। लेकिन मैं बोल रहा हूं ये सेक्शन 2 क्लॉज 20 है, सेक्शन 2 क्लॉज 20 है। तो सेक्शन 2 के बाद में मैं क्लॉज 20 क्यों बोल रहा हूं? तो अब मैं आपको बता रहा हूं सबसे इंपॉर्टेंट बात, ध्यान देना गाइस। कभी कभी लॉ के अंदर जब आप पढ़ते हो तो आपको सेक्शन के बाद में सीधा क्या दिखेगा गाइस? आपको सेक्शन के बाद में सीधा दिखेगा क्लॉज। और ये कब होता है? ये कब होता है? जनरली बच्चा इस चीज से लेके बहुत कंफ्यूज होता है, तो इसकी क्लैरिटी मैं आप लोगों को सबसे पहले देता हूं। देखो क्या होगा, अगर हमने कोई भी एक्ट पढ़ना शुरू किया, लाइक कंपनी एक्ट 2013, और इसके अंदर हमने कोई सेक्शन पढ़ा। सर जैसे ही हमने सेक्शन पढ़ना शुरू किया तो सेक्शन के बाद में क्या लिखा रहेगा गाइस? हेडिंग। उस सेक्शन की हेडिंग रहेगी, लाइक सेक्शन 7 इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, सेक्शन 1
का नाम है शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट एप्लीकेशन, सेक्शन 2 डेफिनेशन, सेक्शन 3 फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, सेक्शन 4 मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो हर एक सेक्शन के बाद में उसका क्या होता है, टाइटल होता है, उसकी हेडिंग होती है, ठीक है। और सर इस हेडिंग के बाद में अगर डायरेक्टली नंबर दिए हुए, नंबर लिखे हुए हैं, हेडिंग के बाद में डायरेक्टली क्या लिखे, नंबर लिखे हुए हैं, तो बेटा ये नंबर्स को हम लोग बोलते हैं सब सेक्शन। इस नंबर को जल्दी बताओ क्या बोलोगे, सब सेक्शन। मैं आपको प्रैक्टिकली भी इस चीजों को क्रॉस चेक करके बताऊंगा, लेकिन क्या आपको ये बात समझ में आई कि अगर कोई सेक्शन है और सेक्शन के बाद में हेडिंग है, हेडिंग के नीचे सीधा नंबर लिखा है तो उसको बोलते हैं सब सेक्शन। और अगर मानो कोई सेक्शन है, सेक्शन के नीचे आगे क्या लिखा हुआ है गाइस, उस सेक्शन की हेडिंग दी है, जैसे ही हेडिंग दी इसके बाद में एक कोई लाइन है, कोई लाइन है, इसको मैं बोलता हूं कुछ तो लिखा है, कॉमन लाइन है कुछ, और उस कॉमन लाइन के बाद में दिए हैं नंबर्स, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्लॉज। अब सर आपको थ्योरेटिकली बोलूंगा तो समझ में बिल्कुल नहीं आने वाला है, इसी चीज को एक बार ध्यान लेना। एक बार मैंने क्या बोला गाइस आप लोगों को कि अगर कोई सेक्शन है, सेक्शन के बाद में सीधा नंबर दिए तो सबसेक्शन, सेक्शन के बाद में एक लाइन लिखी है उसके बाद में नंबर दिए तो उसको बोलते हैं क्लॉजेस। देखो हम आ जाते हैं कंपनीज एक्ट 2013 के ऊपर गाइस, हमें क्या देखना पड़ेगा, कंपनीज एक्ट 2013 हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा। तो कंपनीज एक्ट 2013 को अगर हम लोग ओपन करें और कंपनी एक्ट नंबर 2013 के अंदर ध्यान देना, हम लोगों ने सबसे पहले क्या सेक्शन पढ़ा, सेक्शन नंबर 1। देखो सेक्शन नंबर 1, सेक्शन 1 में क्या है गैस, इनिशियली सेक्शन नंबर दिया है, बिल्कुल। उस सेक्शन की हेडिंग क्या है, शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड कमेंसमेंट एंड एप्लीकेशन, मतलब कोई सेक्शन नंबर लिखा गया है, उसके बाद में गैस उस सेक्शन की हम लोगों ने क्या दी है, ट्राई टू अंडरस्टैंड सर, उस सेक्शन का हम लोगों ने हेडिंग लिखा है, और जैसे ही हेडिंग लिखकर हुआ इसके बाद में सीधा नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, मतलब ये क्या हो गया सुनना। अभी अगर आप देखो कि सर कोई सेक्शन है, सेक्शन की हेडिंग है और उसके बाद में अगर नंबर है तो उसको बोलते हैं सब सेक्शन। मतलब ये हो गया सेक्शन 1 सबसेक्शन 1, सेक्शन 1 सबसेक्शन 2, सेक्शन 1 सबसेक्शन 3। गाइस समझ में आया। लेकिन जैसे ही हम लोग आगे बढ़ते हैं सेक्शन नंबर 2 पे आ जाओ, सेक्शन नंबर 2 के अंदर अगर आप देखो तो डेफिनेशन क्या ना से, ये है सेक्शन नंबर, सेक्शन नंबर के बाद में उसकी हेडिंग क्या है, डेफिनेशन, और डेफिनेशन के बाद में सीधा 1 2 3 नहीं लिखा है, इसके पहले एक कॉमन लाइन लिखी है। गाइस समझ में आ रहा है, एक कॉमन लाइन लिखी है उसके बाद में 1 2 3 4 लिखा गया है। तो ये क्या हो गया, ये हो गए गाइस आपके क्लॉज, ये हो गए क्लॉज। गाइस बताओ क्या आपको ये वाला पॉइंट समझ में आया, यस और नो, वेदर यू गाइस आर क्लियर विद दिस, यस और नो, यस और नो, यस। तो सीधी सी बात है, अगर आप लोग जो जो भी मैं लिख के दे रहा हूं वो सारी चीजों को लिख लिया करो, साथ में ही कंप्लीट कर लेना बेटा। ये हो गया आपका नॉलेज पॉइंट। काफी लोग प्रोफेशनल बन जाते हैं। अगर आपको डाउट हो रहा होगा ना, एक काम करना, आप अपने किसी मित्र को पूछ लेना कि सेक्शन सब सेक्शन के बीच में क्या फर्क होता है, माइट बी ही नॉट। और सेक्शन और क्लॉज, सेक्शन के बाद क्लॉज कब बोलते हैं और सेक्शन के बाद में सब सेक्शन कब बोलते हैं, माइट बी उसको ये आंसर पता नहीं होगा कि कब सब सेक्शन बोलते हैं और कब क्लॉजेस बोलते हैं। हाँ इतना रटा होगा कि डेफिनेशन के अंदर क्लॉजेस होते हैं, बाकी जगह पे सब सेक्शन होते हैं, लेकिन रियल आंसर मैंने आपको बताया है कि अगर सेक्शन के बाद में सीधे नंबर लिखे गए तो उसको बोलेंगे सब सेक्शन, और किसी भी सेक्शन के बाद में कोई कॉमन लाइन लिखी है और उस कॉमन लाइन के बाद में क्या दिए गए, नंबर दिए हुए हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्लॉज बोलेंगे। जल्दी बताओ क्या ये वाले सारे पॉइंट आप लोगों के क्लियर हुए, यस और नो। और जो जो मैं लिख रहा हूं आप लोग साथ में ही लिखते 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 आगे बढ़ो। सी वेरी सिंपल, अगर ये लॉ जैसा सब्जेक्ट मैंने आपको ऐसे ही पढ़ाना शुरू कर दिया, ओरली सब कुछ लिख के मैं पहले से लाया हूं, तो इन द वेरी नेक्स्ट फ्यू मिनट आप लोग सो जाओगे। तो मेक श्योर आप लोग एक्टिव लर्निंग करो, जो जो मैं आपको लिख के दे रहा हूं वो सारी चीजें आप लोगों ने लिखनी है। क्लियर हुआ गाइस, यस और नो। अब आते हैं हम लोग, सबसे पहला इंपॉर्टेंट वर्ड क्या, व्हाट डू यू मीन बाय कंपनी। हम लोग कंपनी किसको बोलेंगे गाइस, हम कंपनी किसको बोलेंगे बताओ,
कंपनी किसे बोलेंगे? तो कंपनी का जो डेफिनेशन है वो लिखा गया है सेक्शन 2 क्लॉज 20 के अंदर, सेक्शन 2 क्लॉज 20। और गाइस जब भी आप कोई भी डेफिनेशन पढ़ोगे, इफ यू रीड एनी डेफिनेशन, है ना, तो डेफिनेशन के अंदर जैसे कंपनी का डेफिनेशन पढ़ते हैं अपन, कंपनी मीन्स, कंपनी मीन्स अ कंपनी। वाओ, लेट्स हैव बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। क्या है कंपनी? कंपनी मतलब कंपनी। व्हाट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट? मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंस इज अ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। नहीं, ये पूरी डेफिनेशन नहीं है, ये डेफिनेशन अधूरी है। बोलते कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज incorporated, which is incorporated under this act, under this act or under any previous company law, any previous company law। अब समझना इस बात को, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूं गाइस, ठीक है। क्या बोलते हैं कंपनी हम लोग किसे बोलेंगे? हम लोग कंपनी उसे बोलेंगे जो कंपनी एक्ट 2013 में रजिस्टर्ड है। दिस एक्ट मतलब कौन सा एक्ट पढ़ रहे हैं हम लोग? कंपनी एक्ट 2013। जो भी कंपनी कंपनी एक्ट 2013 में रजिस्टर है उसे भी हम लोग कंपनी बोलेंगे। और कोई प्रीवियस कंपनी पुराने कंपनी लॉ में रजिस्टर्ड है ना, उसको भी हम लोग क्या बोलेंगे? कंपनी एक्ट, कंपनी ही बोलेंगे। सर एग्जांपल दो। कंपनी एक्ट 2013 आया, अरे बोलो, कंपनी एक्ट 2013 आया, और जैसे ही कंपनी एक्ट 2013 आया बेटा, 2016 के अंदर बताओ एक क्रांति हुई थी। क्या क्रांति? अरे नहीं, ये सुनो, क्या एक कंपनी आई थी जिसका जन्म हुआ था जियो, जियो, जिसने फ्री ऑफ कॉस्ट नेट देना शुरू किया था 1 GB पर डे, 1 GB पर डे। उसके बाद में इंडिया में नेटफ्लिक्स, ये सारे मतलब क्या हो गए, आने चालू हो गए। तुमको क्या लगता है अमेजॉन प्राइम पहले से नहीं था? नेटफ्लिक्स पहले से नहीं था? बेटा ये कंपनी बहुत पुरानी थी, लेकिन 2016 के पहले अगर आप लोगों ने 248 रुपीज का रिचार्ज किया ना, आपको 2 GB नेट मिलता था। किसका? पर मंथ। एक महीने के लिए मैं खुद ये रिचार्ज करता था, 248 रुपीज का रिचार्ज करो तब जाके 2 GB नेट मिलेगा आपको एक महीने के लिए। ट्राई टू अंडरस्टैंड। हम लोगों की आदत किसने बिगाड़ी होगी? तो जियो ने बिगाड़ी है, ठीक है। तो जियो आया 2016 के अंदर, जब जियो आया तो जियो ने क्या किया? 1 GB वन डे, 1 GB पर डे नेट देना शुरू किया। क्वेश्चन ये आता है कि जियो जब इनकॉर्पोरेट हुआ था, तो जियो जब इनकॉर्पोरेट हुआ वो कंपनी एक्ट 2013 के अंदर रजिस्टर हुआ होगा ना, क्योंकि 2013 में कंपनी एक्ट बदल गया था। उसके बाद में जो भी कंपनी बनी वो कहां पर रजिस्टर हुई होगी? कंपनी एक्ट 2013 के अंदर। समझ में आया? लेकिन सर सुनो ना, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, RIL, ये जो कंपनी है 1974 में रजिस्टर्ड है। 1974 में। क्वेश्चन ये आता है ये कंपनी एक्ट 2013 में रजिस्टर है या ये पुराने कंपनी लॉ में रजिस्टर है? पुराने कंपनी लॉ में रजिस्टर है। क्या ना ऐसे स्टिल इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कंपनी बोलेंगे। सर इसके पहले एक कंपनी आती है, कौन सी? टाटा ग्रुप। गाइस टाटा ग्रुप वॉज, जैसे आज चल रहा है कंपनी एक्ट 2013, इसके पहले कौन सा कंपनी एक्ट हुआ करता था? इसके पहले जो कंपनी एक्ट था उसका नाम था कंपनी एक्ट 1956। सर क्या उसके पहले भी कोई कंपनी एक्ट हुआ करता था? हाँ, उसके पहले भी एक कंपनी एक्ट हुआ था करता था, कंपनी एक्ट 1913। तो जो रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड है ना, वो कहां पे रजिस्टर्ड है? वो रजिस्टर है कंपनी एक्ट 1956 के अंदर। लेकिन सर रिलायंस कंपनी के पहले एक कंपनी थी टाटा, और बेटा टाटा रजिस्टर है कंपनी एक्ट 1913 के अंदर, कंपनी एक्ट 1913 के अंदर। तो डोंट यू थिंक कोई भी कंपनी, चाहे वो कंपनी एक्ट 2013 में रजिस्टर हो, चाहे वो किसी पुराने कंपनी लॉ के अंदर रजिस्टर हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? कंपनी बोलेंगे। जल्दी से बताओ क्या ये वाला पॉइंट आपको समझ में आया? हाँ या ना? यस। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हम लोगों ने मिस किया है, मतलब खास करके तुम लोगों ने, दैट इज इस कंपनी के डेफिनेशन में क्या लिखा है? वर्ड मींस। मतलब सर जैसे हम लोग बोलते कंपनी इज, कंपनी आर, आज तक 12th स्टैंडर्ड तक है ना, ये सारे फंडे अब यूज नहीं करने। अभी हमेशा याद रखना कि हम लॉ के अंदर कभी भी कोई डेफिनेशन पढ़ेंगे, अगर इफ यू रीड एनी डेफिनेशन अंडर द लॉ, तो बेटा वो जो डेफिनेशन रहेगी, एक तो वो शुरू होने वाली विथ वर्ड कॉल्ड मींस,
या फिर वो डेफिनेशन शुरू होने वाली है विद वर्ड कॉल्ड इंक्लूड्स। एक तो डेफिनेशन किस वर्ड से शुरू होने वाली है, मीन्स, या फिर डेफिनेशन शुरू होने वाली वर्ड इंक्लूड्स। अब इसका मतलब क्या है बेटा, मीन्स का मतलब होता है दिस डेफिनेशन इज रिस्ट्रिक्टिव डेफिनेशन। ये कैसी डेफिनेशन है, रिस्ट्रिक्टिव डेफिनेशन है। मतलब सिर्फ जितना लिखा है उतना ही सुनने का, उतना ही दिमाग चलाने का, उससे ज्यादा अपना दिमाग आप लोगों ने चलाना बिल्कुल भी नहीं है। मतलब अगर किसी डेफिनेशन में वर्ड लिखा है मींस, इसका मतलब वो डेफिनेशन क्या हो चुका है, रिस्ट्रिक्टिव डेफिनेशन है। वहां पे अपने घोड़े दौड़ाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। लेकिन सर अगर किसी डेफिनेशन में वर्ड लिखा है इंक्लूड्स, तो मैं बोलता हूं दिस डेफिनेशन इज एक्सटेंसिव। बेटा ये डेफिनेशन कैसी डेफिनेशन है, एक्सटेंसिव डेफिनेशन है। सर व्हाट डू यू मीन बाय एक्सटेंसिव डेफिनेशन, एक्सटेंसिव मतलब जितना दिया है इसके अलावा आप इसमें एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हो। गाइस समझ में आया। जो पहली वाली डेफिनेशन थी वो कैसी डेफिनेशन थी, वो एग्जॉस्टिव डेफिनेशन थी, बस जितना लिखा है उतना, उससे ज्यादा नहीं। अब आप मुझे एक बात बताओगे, अपने अभी जो डेफिनेशन लिखा ना, उस डेफिनेशन को एक बार पढ़ो और वहां से मेरे को बताओ कि ये जो डेफिनेशन कंपनी का तुमने पढ़ा है, ये रिस्ट्रिक्टिव डेफिनेशन है या ये एग्जॉस्टिव डेफिनेशन है या ये एक्सटेंसिव डेफिनेशन है। जल्दी से बताओ गाइस, आपने डेफिनेशन पढ़ा ना, आप मुझे बताओगे ये जो डेफिनेशन है वो रिस्ट्रिक्टिव है या एक्सटेंसिव है। जल्दी से बताओ, व्हाट डू यू थिंक, इज इट अ रिस्ट्रिक्टिव और इट इज अ एक्सटेंसिव। बेटा अगर मैं बात बोलूं तो कंपनी का जब डेफिनेशन पढ़ोगे तो यहां पे लिखा है कंपनी मींस, मतलब ये डेफिनेशन कैसा है, रिस्ट्रिक्टिव है। मतलब जितना लिखा है उतना ही पढ़ना है और इससे ज्यादा अपने घोड़े दौड़ाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। सर अब मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूं, आप मुझे आंसर दोगे। बेटा लिखोगे सारी चीजें ना, ये जो मैं लिख रहा हूं नहीं, ये मैं तुम लोगों के लिए लिख रहा हूं, तो साथ ही साथ में सारी चीजें लिखना। और तुमको लगे कि सतीश सर का स्पीड थोड़ा फास्ट हो रहा है, इन दैट केस आप एक काम कर सकते हो, पॉज कर सकते हो, बिकॉज हम आपके हिसाब से चलेंगे। आप हमारे रिकॉर्डेड लेक्चर ले रहे हो, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से देख सकते हो। तो मेरा क्वेश्चन है, बताओ गाइज, क्या amazon, क्या गूगल, क्या माइक्रोसॉफ्ट, क्या एप्पल, क्या वन प्लस, क्या शाओमी, ये कंपनी है या कंपनी नहीं है, बताओ। वेदर दे आर अ कंपनी और दे आर नॉट अ कंपनी, जल्दी बताओ। amazon जहां से हम लोग ऑर्डर करते हैं सेल परचेस, वो कंपनी है या नहीं है। सर गूगल कंपनी है ना, अरे सुंदर पिचाई का नाम सुना है ना आप लोगों ने। सर वो गूगल में जॉब करता, आपके भी शायद कोई रिलेटिव ऐसे इंटरनेशनल कंपनियों में जॉब कर रहे होंगे। बताओ क्या ये कंपनी है या नहीं है, क्या लगता है। आप बोलोगे हाँ सर दे ये कंपनी है। एक बात बताऊं, ये कंपनी नहीं है, दे आर नॉट कंपनी। सर मजाक लगा के रखे हो, दे आर नॉट अ कंपनी, नो दे आर नॉट अ कंपनी, ये कंपनी नहीं है। तो सर ये क्या है, मजाक है। अगर ये कंपनी नहीं है तो क्या है, और ये कंपनी क्यों नहीं है। तो बच्चों ध्यान देना, डेफिनेशन कैसी थी, रिस्ट्रिक्टिव थी। और व्हेन द डेफिनेशन इज रिस्ट्रिक्टिव ना, इसका मतलब क्या है, जितना दिया है सिर्फ उतना ही पढ़ना है, उससे ज्यादा अपना दिमाग चलाना बिल्कुल भी नहीं है। मतलब सर हमने बोला कंपनी सिर्फ उसी को बोलेंगे जो एक तो कंपनी एक्ट 2013 में रजिस्टर्ड है, दिस एक्ट मतलब, या फिर वो इंडिया के किसी प्रीवियस कंपनी लॉ के अंदर रजिस्टर्ड है। मतलब सर एक तो कंपनी एक्ट 1956 में रजिस्टर हुए हो गया, या फिर कंपनी एक्ट 1930 में रजिस्टर हुए हो गया, या इसके पहले भी कंपनी एक्ट है। अरे सबसे पुराना कंपनी लॉ अगर कोई होगा 1867 और 1850, 1850। समझ में आ रहा है। तो अगर आप किसी भी कंपनी लॉ में रजिस्टर्ड हो इंडिया के, तो ही हम आपको क्या बोलेंगे, कंपनी बोलेंगे। मतलब सर ये क्या है, दे आर नॉट कंपनी, दे आर नॉट कंपनी। व्हाई दे आर नॉट कंपनी, व्हाई दे आर नॉट कंपनी गाइस, बिकॉज दे आर नॉट इनकॉर्पोरेटेड। इनकॉर्पोरेशन मतलब रजिस्टर्ड, इनकॉर्पोरेशन मतलब रजिस्टर, दे आर नीदर इनकॉर्पोरेट अंडर कंपनी एक्ट 2013 nor they incorporated under any previous company law।
ना वो कंपनी एक्ट 2013 में रजिस्टर है, ना वो कंपनी किसी पुराने इंडियन कंपनी लॉ में रजिस्टर है। सो दे आर नॉट कंपनी, दे आर नॉट कंपनी। बट सर उनको भी तो हमें कुछ तो बोलना पड़ेगा। यस, दे आर फॉरेन कंपनी गाइज, दे आर फॉरेन कंपनी। लिखेंगे गाइज मेरे साथ में, दे आर फॉरेन कंपनी। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फॉरेन कंपनी। सर फॉरेन कंपनी मतलब क्या, सुनो, ऐसी कोई भी कंपनी जो बनी इंडिया के बाहर है, मतलब विच इज इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया, बट उस धंधा किधर कर रही है, इंडिया में। मतलब सर देखो, गूगल का इंडिया में बिजनेस है या नहीं है, अरे सर्च इंजन गूगल का इंडिया में ही है ना। हाँ, इसके अलावा अगर मैं बात करूं, अमेजोन इंडिया में डिलीवरी वगैरह करता है कि नहीं करता है, बिल्कुल करता है। सर शाओमी के फोन मतलब रेडमी है ना, क्या हम लोग इंडिया में परचेस कर रहे हैं कि नहीं। पोको सीरीज आपने सुना होगा, रेडमी नोट 13 पड़ा होगा, सुना होगा। सर वन प्लस के फोन, सर क्या ये इंडिया में बिजनेस करते कि नहीं करते, करते हैं। लेकिन ये कंपनी एप्पल के फोन इंडिया में सेल होते कि नहीं होते, होते। ये कंपनी बनी इंडिया के बाहर है, लेकिन ये धंधा कहां पे कर रही है, इंडिया के अंदर। ऐसी कंपनी को हम लोग क्या बोलेंगे, फॉरेन कंपनी। और बेटा फॉरेन कंपनी का डेफिनेशन लिखा है सेक्शन 2 क्लॉज 42, सेक्शन 2 क्लॉज 42। और गाइस सेक्शन 2 क्लॉज 42 क्या बोलता है, सुनना। फॉरेन कंपनी मींस अ कंपनी, मतलब सर ये डेफिनेशन भी कैसी है बताओ, ये डेफिनेशन भी कैसी है, रिस्ट्रिक्टिव है या एग्जॉस्टिव है। द डेफिनेशन इज रिस्ट्रिक्टिव। फॉरेन कंपनी मींस अ कंपनी और अ बॉडी कॉर्पोरेट, ये क्या होता है मैं आपको बताऊंगा। बीसी मतलब बॉडी कॉर्पोरेट, नथिंग एल्स, है ना। फॉरेन कंपनी मींस अ कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट विच इज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, जो इनकॉर्पोरेट तो कहा है आउटसाइड इंडिया, बट हैविंग इट्स प्लेस ऑफ बिजनेस, पीओबी मतलब इट्स प्लेस ऑफ बिजनेस, है ना, हैविंग इट्स प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। वैसे तो आउटसाइड इंडिया, रजिस्टर्ड आउटसाइड इंडिया है, लेकिन उसका बिजनेस कहां पर होता है, इंडिया में। अब सर जो प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में हमने बोला है ना, वो कैसा होना चाहिए, तो बोलते हैं इधर इटसेल्फ खुद आके इंडिया में काम करे, और थ्रू एजेंट या अपने एजेंट के थ्रू काम करे, चाहे फिजिकली इंडिया में काम करे और इलेक्ट्रॉनिकली इंडिया में काम करे, जैसे गूगल हो गया, ठीक है। वेदर दे एक्ट थ्रू हिम इटसेल्फ और थ्रू एजेंट, इधर फिजिकली और थ्रू इलेक्ट्रॉनिकली, तो बेटा कोई फर्क नहीं पड़ता। दे शुड कंडक्ट एनी बिजनेस एक्टिविटी इन इंडिया, दे मस्ट कंडक्ट एनी बिजनेस एक्टिविटी इन इंडिया। गाइज अगर आप देखो तो मैंने आपको दो डेफिनेशन पढ़ाई। एक डेफिनेशन हम लोगों ने पढ़ी सर कंपनी की, कंपनी मींस अ कंपनी, कंपनी मींस अ, अरे बोलो, कंपनी मींस अ कंपनी विच इज इनकॉर्पोरेट अंडर दिस एक्ट और एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। कंपनी मींस अ कंपनी विच इज इनकॉर्पोरेट अंडर दिस एक्ट और एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। कंपनी सिर्फ उसी को बोलेगे जो इंडिया के कंपनी नए वाले कंपनी एक्ट में बना है, चाहे इंडिया के पुराने कंपनी एक्ट में बना है। लेकिन गाइस फॉरेन कंपनी किसे बोलेंगे, जो बना तो बाहर है मरवा इंडिया में रहा है, मतलब सॉरी, जो बना तो बाहर है लेकिन उसका प्लेस ऑफ बिजनेस कहां पर है, इंडिया के अंदर है। ऐसे कंपनी को हम लोग बोलेंगे फॉरेन कंपनी। जल्दी बताओ क्या आपको ये सारे पॉइंट समझ में आए, यस और नो। तो फॉरेन कंपनी भी हमने पढ़ लिया है, सेक्शन 2 क्लॉज 42। एक बार एक काम करेंगे ना, इन दोनों डेफिनेशन को बेरैक से देख लेंगे। हमने देखा था सेक्शन, सेक्शन के अंदर आ जाओ, सेक्शन 20। सेक्शन 20 क्या बोलता है, कंपनी मींस अ कंपनी इनकॉर्पोरेट अंडर दिस एक्ट, मतलब कंपनी एक्ट 2013 और एनी प्रीवियस कंपनी लॉ, एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। सर ये प्रीवियस कंपनी लॉ क्या होता है, तो बेटा प्रीवियस कंपनी लॉ आप किसको बोलोगे, सेक्शन 2 क्लॉज 67। प्रीवियस कंपनी लॉ मतलब क्या, तो देखो मैंने बोला था सबसे पहले कंपनी एक्ट था 1850, उसके बाद में आया 1866, उसके बाद में देयर आर मेनी लॉ। तो इन्होंने क्या बोला है, अगर कोई भी एक्ट था कंपनी रिलेटेड बिफोर कंपनी एक्ट 1863, मतलब
कंपनी एक्ट 1850 द ओल्ड लॉ, इसके अलावा कंपनी एक्ट 1866, इसके अलावा कंपनी एक्ट 1882, इसके अलावा कंपनी एक्ट 1913 सर, इसके अलावा कंपनी एक्ट 1942, इसके अलावा कंपनी एक्ट नहीं, ये तो सिर्फ एक ये था अमेंडमेंट, कंपनी एक्ट 1956, ये सारे हो गए आपके क्या, प्रीवियस कंपनी लॉ। तो प्रीवियस कंपनी लॉ ये डेफिनेशन आपके लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं एक बात, पता है कि अगर आप लॉ पढ़ रहे हो और लॉ के अंदर आपने कोई वर्ड, you come across any single word like previous company law, what do you mean by previous company law, तो पहले तो उसी एक्ट में देखो क्या इस वर्ड को डिफाइन किया नहीं किया, समझ में आ रहा है। और बेटा यहां पर भी डेफिनेशन किस वर्ड से शुरू हो रही है, मींस वर्ड से शुरू हो रही है। मींस, मींस का मतलब होता है डेफिनेशन इज रिस्ट्रिक्टिव। आते हैं फिर से उसी पॉइंट पे गाइस, डेफिनेशन इज रिस्ट्रिक्टिव। तो यहां पे देखो जब भी डेफिनेशन में वर्ड आता है कौन सा, मींस, मतलब दिस डेफिनेशन इज रिस्ट्रिक्टिव, जितना बोला है उतना ही कवर करेंगे। लेकिन सर जब डेफिनेशन में वर्ड आता है इंक्लूड्स, क्या वर्ड आता है, इंक्लूड्स, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हुआ है कि जो हमने बोला है उसके अलावा भी आपने कुछ बातें एक्स्ट्रा इंक्लूड कर सकते हो। मतलब फॉर एग्जाम्पल अब अपने क्लास में है राम, मैंने बोला राम लड़कों में आता है, राम नहीं सॉरी, राम लड़कों में, राम भी लड़कों में आता है, राम भी लड़कों में आता है, मतलब क्या हम लोग लड़कों में नहीं आते, हम भी आते हैं। मैंने सिर्फ एग्जांपल दिया कि आपको डाउट नहीं होना चाहिए, समझ में आया। तो जब भी वर्ड इंक्लूड होता है ना, इसका मतलब जो दिया है वो तो पढ़ना, इसके अलावा अपन अपना भी मसाला उसमें क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। कैसे, समझ में आया। तो यहां पर हमने पढ़ा कौन सा, सेक्शन 2 क्लॉज 42, दोनों भी डेफिनेशन में, तीनों डेफिनेशन पढ़ी हमने, एक पढ़ी कंपनी की, एक पढ़ी फॉरेन कंपनी की, और एक पढ़ी किसकी, प्रीवियस कंपनी लॉ की। फॉरेन कंपनी की भी डेफिनेशन मैं आपको दिखा देता हूं, आ जाते हैं यहाँ पे। सर व्हाट डू यू मीन बाय फॉरेन कंपनी, सेक्शन 2 क्लॉज 42, देखो फॉरेन कंपनी मींस एनी कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट विच इज इनकॉर्पोरेटेड, कहां पर है, विच इज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया बट विच हैज अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, चाहे वो इटसेल्फ खुद के थ्रू हो, चाहे वो एजेंट के थ्रू हो, चाहे वो फिजिकली हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मोड में हो, इसने कुछ ना कुछ इंडिया में बिजनेस एक्टिविटी करना चाहिए। इट शुड कंडक्ट एनी बिजनेस एक्टिविटी इन इंडिया इन एनी अदर मैनर। गाइस मुझे एक बात बताओ, क्या आपको तीनों डेफिनेशन लर्न हुई, एक बार देखो अपने लेवल पे ना खुद से झूठ मत बोला करो, हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। सेक्शन 2 क्लॉज 20 किसके बारे में था, कंपनी। कंपनी का डेफिनेशन क्या है, कंपनी मींस अ कंपनी विच इज इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। सर इसके अलावा हम लोगों ने पढ़ा सेक्शन 2 क्लॉज 42, और सेक्शन 2 क्लॉज 42 हमने पढ़ा फॉरेन कंपनी। फॉरेन कंपनी मतलब सर ऐसी कंपनी जो बनी तो इंडिया के बाहर है लेकिन उसका प्लेस ऑफ बिजनेस कहां पर है, इंडिया के अंदर। मतलब मींस अ कंपनी विच इज इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया हैविंग इट्स प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया ईदर बाय इटसेल्फ और थ्रू एजेंट, ईदर फिजिकली और थ्रू इलेक्ट्रॉनिकली, और इन एनी अदर मैनर कंडक्ट एनी बिजनेस एक्टिविटी इन इंडिया। गाइस जल्दी बताओ क्या आपको यहां तक समझ में आया, और नहीं आ रहा होगा ना बेताड़ो, एक काम करो यहीं पे वीडियो को करो पॉज और इस डेफिनेशन को एक बार अपने लेवल पे लर्न करो, ठीक है। चलो तो हम लोगों ने देख लिया गाइस, एक वर्ड कंपनी, एक वर्ड देख लिया फॉरेन कंपनी। अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता हूं, आप मुझे आंसर दो। अली बाबा एक्सप्रेस, गाइस मैं क्या बोल रहा हूं, अली बाबा एक्सप्रेस, और इसके अलावा अगर मैं आपको एग्जांपल दूं और किसका, टेस्ला। बताओ क्या अलीबाबा एक्सप्रेस किसकी कंपनी है, आप लोगों को पता होगा। इट वॉज अ कंपनी ऑफ, इट इज अ कंपनी ऑफ जैकमा। बेटा जैकमा बोलकर एक एंटरप्रेन्योर है, उसकी कंपनी है। टेस्ला ये तो बाय डिफॉल्ट आप सभी लोगों को पता है, ये कंपनी किसकी है, इलॉन मस्क। मैं ना आपको कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं क्या, देखो एक दो इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं मैं। पहली बात, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, बेटा इस कंपनी के फाउंडर कौन है बताओ, हु इज द फाउंडर ऑफ रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, धीरू भाई अंबानी। सुनिए आया मेरे को, सुनिए आया मेरे को, क्या बोल रहे हो, धीरू भाई अंबानी। करेक्ट आंसर, धीरू भाई अंबानी इज नॉट अ फाउंडर ऑफ द कंपनी। रिलायंस रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड को बनाने वाले धीरू भाई अंबानी नहीं थे।
बेटा इट वॉज अ कंपनी इन कर्नाटका जिसका नाम था माइलॉन लिमिटेड। एक कंपनी थी माइलॉन लिमिटेड, उस कंपनी को एक्वायर किया दो लोगों ने। किसने? धीरूभाई अंबानी एंड चंपकलाल दमानी। और उसके बाद में उसको शिफ्ट किया गुजरात में। उसके बाद में उसका नाम चेंज किया, बाद में मुंबई में किया, इसका नाम चेंज किया और बना रिलायंस टेक्सटाइल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, फिर बना रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड। समझ में आ रहा है सर? नो मतलब सर ये जो रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड तुमको दिख रही है ना, आप एक बार मेमोरेंडम जाके चेक कर लेना, धीरूभाई अंबानी का नाम कहीं नहीं है। तो इट वॉज नॉट अ कंपनी विच इज, हाँ चंपकलाल दमानी बाद में इस बिजनेस को छोड़ के चले गए, बट जो धीरूभाई अंबानी है इन्होंने इस कंपनी को नहीं बनाया, इन्होंने इस कंपनी को एक्वायर किया है। क्या समझ में आया? अब क्वेश्चन ये आया कि सर जब धीरूभाई अंबानी के दो बच्चे थे, कौन कौन? एक है मतलब अनिल अंबानी और एक है मुकेश अंबानी। अनिल अंबानी एंड मुकेश अंबानी। बेटा अनिल अंबानी का ओरिजिनल बिजनेस किसका था? टेलीकॉम में थे वो। और सर मुकेश अंबानी का ओरिजिनल बिजनेस जब शुरू हुआ था वो क्या था? धीरूभाई अंबानी का टेक्सटाइल था, ठीक है, पेट्रोलियम। और बेटा पेट्रोलियम का दूसरा नाम, हम लोग पेट्रोल को क्या बोलते हैं? इट्स अ ऑयल ना, ऑयल। अब मुकेश अंबानी के तीन बच्चे कौन कौन? अनंत अंबानी, आकाश अंबानी, ईशा अंबानी, ठीक है। अब एक कंपनी आई जियो 2016 के अंदर, समझ में आ रहा है? बोलते हैं ना कि बाप की परछाई बच्चे में दिखनी चाहिए। अरे बोलो हाँ, बाप की जो परछाई है वो बच्चे में दिखनी चाहिए, बोलते हैं ना। तो बाप का ओरिजिनल बिजनेस क्या था? ऑयल का। और बेटा ऑयल का मिरर इमेज, अगर ऑयल को आप मिरर में रखो तो क्या लिख के आएगा? JIO। एल को उल्टा देखोगे तो जे दिखेगा, आई कॉमन है, ओ कॉमन है, तो ये बन गया जियो, जो इसके बच्चे के बिजनेस है। समझ में आया? तो जो जियो नाम कैसे आया, इसके पीछे का मैंने आपको लॉजिक बताता। ओरिजिनली पप्पा का बिजनेस क्या था? ऑयल का। और ऑयल का जो मिरर इमेज बनता है दैट इज जियो, जो बच्चे का बिजनेस है। बोलते हैं बाप का प्रतिबिंब छोटा उसका बेटा होना चाहिए या बेटी होनी चाहिए, मतलब द मिरर इमेज ऑफ फादर उनके बच्चे रहेंगे। वैसे ही फादर के बिजनेस का मिरर इमेज बच्चे के बिजनेस का नाम बना। गाइस बताओ, क्या ये फैक्ट आप लोगों के लिए ऑल टुगेदर नए थे या नहीं थे? सर शॉकिंग भी थे। धीरूभाई अंबानी ने नहीं बनाया रिलायंस, नहीं बनाया बेटा। अगर मैं बोलूं विप्रो कंपनी इनिशियली एक कंपनी थी जो पाम ऑयल रिफाइनरी का काम करती थी। समझ में आ रहा है? उस कंपनी का नाम विप्रो है ना, आईटी कंपनी। इसका ओरिजिनल नाम क्या था पता है? वेस्टर्न इंडिया पाम रिफाइनरी ऑयल लिमिटेड। फिर इसका बिजनेस भी चेंज हुआ और ये बनी एक आईटी कंपनी। सर एक कंपनी हमने सुनी है आईटीसी, बेटा इसका पहले नाम हुआ था I.T.C लिमिटेड। उसके पहले इसका नाम होता था इंडियन टोबैको कंपनी लिमिटेड। समझ में आ रहा है? तो जब तुम इस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो, दिस सब्जेक्ट इज वेरी क्लोज टू माय हार्ट, ट्राई टू अंडरस्टैंड, आई टेल यू सो मेनी लॉट्स ऑफ थिंग जो आप लोगों के लिए शायद फैक्ट नए रहेंगे, ठीक है। तो आ जाते हैं हम लोग। मेरा सिंपल सा क्वेश्चन था आप लोगों को, सर अलीबाबा एक्सप्रेस एक ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट है लाइक Amazon, ठीक है। वैसे ही टेस्ला इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के लिए आपको पता है इलॉन मस्क की कंपनी है। मेरा सिंपल सा क्वेश्चन है आप सभी लोगों के लिए, इज इट अ फॉरेन कंपनी और नॉट अ फॉरेन कंपनी? इज इट अ फॉरेन कंपनी और नॉट अ फॉरेन कंपनी? आप लोग जल्दी से आंसर देके मुझे बताओ, क्या लगता है मालिक? बताओ मालिक, ये फॉरेन कंपनी है या ये फॉरेन कंपनी नहीं है? क्या लगता है आपको? तो गाइस आप लोग बोलोगे यस 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 यस। क्या कर रहे हो ऐसे? इतनी बार आवाज नहीं निकालते, अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। ऐसे आवाज ध्यान दो, ध्यान दो ध्यान दो नहीं, ध्यान दो बेटा। ये फॉरेन कंपनी नहीं है। क्यों? कंपनी इनकॉर्पोरेट तो आउटसाइड इंडिया है, लेकिन इसका कोई भी प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में नहीं है, तो इसको हम लोग फॉरेन कंपनी बोलेंगे नहीं। दे आर नॉट अ फॉरेन कंपनी, दे आर नॉट अ फॉरेन कंपनी। मतलब सर फिर ये क्या है? बेटा ये है बीसी। ये क्या है? बीसी मतलब बॉडी कॉर्पोरेट। ये क्या है? बॉडी कॉर्पोरेट। सो ये क्या है? बॉडी कॉर्पोरेट। बेटा चलो सुनो, एक बात ध्यान देना है ना। अब मैं आपको लॉजिक समझ में आ रहा है? मैं आपको सेक्शन 1 नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं आपको कुछ बेसिक टर्म पढ़ा रहा हूं। ये बेसिक टर्म पढ़ने के बाद में ही आप सेक्शन नंबर 1 को समझ पाओगे, नहीं तो आप सेक्शन 1 को समझ नहीं पाओगे, है ना। तो चलो
अब समझते हैं गाइस बॉडी कॉर्पोरेट कहां पर लिखा हुआ है सर, तो बॉडी कॉर्पोरेट को लिखा है सेक्शन 2 क्लॉज 11, सेक्शन 2 क्लॉज 11। एक काम करता हूं मैं आपके सामने डेफिनेशन लेके आता हूं, बेटा आप लोग इस डेफिनेशन को पढ़ेंगे। आ जाओ बेटा पढ़ो, बॉडी कॉर्पोरेट मतलब क्या, क्या लिखा हुआ है सेक्शन 2 क्लॉज 11, अ बॉडी कॉर्पोरेट और कॉर्पोरेशन इंक्लूड्स, मतलब इस डेफिनेशन में स्टार्टिंग में मीन्स वर्ड नहीं आया, इंक्लूड्स मतलब जो इन्होंने लिखा है सिर्फ वही तक रुकना है, या इसके अलावा हम लोग हमारी बातें भी डाल सकते हैं बेटा, इसके अलावा आप लोग अपनी बातें भी इसमें एड ऑन कर सकते हो। तो इन्होंने बोला इट इंक्लूड्स कंपनी इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया, अगर कोई कंपनी इंडिया के बाहर बनी है, चाहे उसका प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में है, चाहे उसका प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में नहीं है, वो हमारे लिए तो बॉडी कॉर्पोरेट है। जल्दी बताओ क्या ये बात आपको समझ में आई, मतलब अगर कोई ऐसी कंपनी है जो इंडिया के बाहर बनी है, चाहे वो इंडिया में बिजनेस कर रही है, चाहे वो इंडिया में बिजनेस नहीं कर रही है, लेकिन वो हमारे लिए बॉडी कॉर्पोरेट है। लेकिन सर इसमें क्या नहीं आता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं आती है, और बेटा वो बॉडी कॉर्पोरेट जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया। अब सुनो एकदम आराम से मैं बताता हूं, पहले लिखेंगे बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन कहां से शुरू होती है, ये शुरू होती है विद द वर्ड कॉल्ड इंक्लूड्स, इंक्लूड्स, इट इंक्लूड्स कंपनी इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया, अगर कोई कंपनी इंडिया के बाहर बनी है तो बेटा वो क्या है, वो बॉडी कॉर्पोरेट है, वो क्या है, वो बॉडी कॉर्पोरेट है। इसके अलावा इट डज नॉट इंक्लूड, अब ये डज नॉट इंक्लूड है ना, इसके ऊपर मैं बाद में बात करूंगा, ठीक है, डज नॉट इंक्लूड कोऑपरेटिव सोसाइटी और बॉडी कॉर्पोरेट नोटिफाई बाय सेंट्रल गवर्नमेंट अदर देन कंपनी, अदर देन कंपनी। अब सर मैं जो बता रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट, ट्राई टू अंडरस्टैंड। क्या हुआ, एक केस हुआ था, केस के अंदर एक डिसीजन आया, उस डिसीजन को सबसे पहले समझना क्या बोला गया था बेटा, केस के डिसीजन में आया जिसके अंदर 4 फीचर है उसको हम लोग बॉडी कॉर्पोरेट बोल देंगे, जिसके अंदर 4 फीचर्स है उसको हम लोग बॉडी, मतलब ये 4 चीजें तुम, अरे ये क्या देख रहे, 4 फीचर तुम्हारे अंदर होने चाहिए तब हम आपको क्या बोलेंगे, बॉडी कॉर्पोरेट बोलेंगे। सर वो 4 फीचर कौन से, 1 बाय 1 बताओ। तो बेटा ध्यान देना, सबसे पहले you must be registered under any act, you must be registered under any act। इसके अलावा आप होने चाहिए सेपरेट लीगल एंटिटी, क्योंकि आप सेपरेट लीगल एंटिटी हो तो आपके पास होना चाहिए परपेचुअल सक्सेशन, और चौथा आपके पास कैपेसिटी होनी चाहिए, ये 2 है, ये 3 है और ये है 4। कैपेसिटी होनी चाहिए कि तुम किसी के ऊपर केस फाइल करो, शू कर सको, मतलब केस फाइल कर सकते हो, या फिर कोई आपके ऊपर केस फाइल कर सकता है। 4 बातें ध्यान देना एकदम आराम से, क्या बोला हम लोगों ने, 4 बातें आपके पास होनी चाहिए तब हम आपको बोलेंगे बॉडी कॉर्पोरेट। एक एग्जांपल लेके चलते हैं अपन लोग, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड। सर रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड क्या कंपनी एक्ट 2013 में रजिस्टर्ड है, मतलब किसी ना किसी एक्ट में रजिस्टर्ड है, यस सर, पहला फीचर तो सेटिस्फाई हो गया। दूसरा, क्या रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, सेपरेट लीगल एंटिटी का कंसेप्ट बड़े आराम से समझना, क्या होता है कि मानो धीरू भाई अंबानी चला रहे थे रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड को, अब धीरू भाई अंबानी गचक गए, तो इन दैट केस क्या कंपनी भी लटक गई, कंपनी भी गचक गई, या कंपनी आज भी चल रही है, कंपनी आज भी चल रही है। अरे रतन टाटा जी हमारे पूरे टाटा ग्रुप को मैनेज करते थे, रतन टाटा जी नहीं रहे, इसका मतलब क्या टाटा ग्रुप भी बंद हो गया, टाटा ग्रुप भी चल रहा है, टाटा ग्रुप भी चल रहा है। एप्पल कंपनी शुरू की थी किसने बेटा, स्टीव जॉब्स ने, आज स्टीव जॉब हमारे बीच में नहीं है, डज इट मीन कि बेटा एप्पल कंपनी बंद हो गई, एप्पल कंपनी बंद नहीं हुई है। क्यों, क्योंकि स्टीव जॉब अलग थे, कंपनी एप्पल कंपनी अलग छे, रतन टाटा जी अलग छे, बेटा टाटा ग्रुप अलग छे,
धीरू भाई अंबानी अलग छे, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड अलग छे। तुमको कुछ हुआ, कंपनी को कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि तुम दोनों भी अलग अलग छे। गाइस समझ में आया, यस और नो? मतलब सर कंपनी जो रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड है वो अलग है, और कंपनी क्या बोले से रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड और धीरू भाई अंबानी अलग थे, मतलब कंपनी अलग है। सी वेरी सिंपल, इफ यू आर सेइंग सर कंपनी और मैं एक है, फिर तुमको बच्चे हुए तो कंपनी ने पेड़े बांटने चाहिए कि बोले आज मेरे को रिजल्ट बाहर आया मेरा, और तुम्हारे कंपनी के 40 लाख शेयर होल्डर बोलेंगे बच्चे हमारे। गलत। समझ में आया गाइस? चलो, परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब होता है बेटा कंपनी क्या है, अमर है। अमर मतलब मेंबर में कम, मेंबर में गो, बट कंपनी गोज ऑन फॉर एवर। मेंबर आते रहेंगे, मेंबर जाते रहेंगे, लेकिन कंपनी चलती रहेगी। जस्ट थिंक ऑफ अवर इंस्टीट्यूट, हमारे इंस्टीट्यूट के बारे में सोचो। क्या ना, ऐसे बहुत सारे लोग क्वालिफाई हो जाते हैं, क्वालिफाई होने के बाद में वो सीएमए के मेंबर कहलाते हैं। क्या जो पहले पहले सीएमए के मेंबर बने थे इनिशियल फेज में, सारे के सारे आज जीवित हैं? नहीं। लेकिन क्या इंस्टीट्यूट आज भी चल रही है? हाँ। बोलने का बड़ा सिंपल मतलब है, क्योंकि इंस्टीट्यूट क्या है, परपेचुअल सक्सेशन है। मतलब सर इंस्टीट्यूट अमर है, तो क्या रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड भी धीरू भाई अंबानी के जाने के बाद में आज जीवित है या नहीं है? है। समझ में आ रहा है क्या? तो बोलने का मतलब क्या है, परपेचुअल सक्सेशन तो है। और आपको पता है इंस्टीट्यूट के ऊपर बच्चों ने भी काफी बार केस फाइल किए। कोविड में आप एग्जाम कैसे ले सकते हो? अच्छा, तुमने कुछ गलत अफवाहें फैलाई इंस्टीट्यूट के बारे में, इंस्टीट्यूट आपके ऊपर भी केस फाइल कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? मतलब सर क्या रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ने कभी किसी के ऊपर केस फाइल किया? हाँ। अनिल अंबानी की कंपनी थी रिलायंस टेलीकॉम, उसके ऊपर ऑडिटर ने गलत रिपोर्ट दिया था, उसने केस ठोक दिया था ऑडिटर के ऊपर, तूने मेरे बारे में कैसे क्या गलत बोला, मेरे शेयर का प्राइस डाउन हो गया। अच्छा, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ने किसी क्रेडिटर का पैसा नहीं दिया, क्या क्रेडिटर रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के ऊपर केस ठोक सकता है? बिल्कुल ठोक सकता है। मतलब कोई श्योर मतलब केस फाइल करना, बी श्योर मतलब कोई आप पे केस फाइल कर सकता है। समझ में आया? मतलब सर रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड भी बीसी है। हाँ, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड कंपनी भी है और बीसी भी है, मतलब बॉडी कॉर्पोरेट भी है। सर दूसरा एग्जांपल लेते हैं, ठीक है? दूसरा एग्जांपल हम लोग किसका लेते हैं? गूगल। गूगल। अब सोचो यार, गूगल का लेते हैं या एप्पल का लेते हैं? चलो एप्पल, तुम जल्दी कनेक्ट कर पाओगे। एप्पल, एप्पल कंपनी का लेते हैं, एप्पल आईएनसी। क्या बेटा ये किसी लॉ में रजिस्टर है? यूएसए के लॉ में, कंपनी लॉ में रजिस्टर्ड है। सेपरेट लीगल एंटिटी है? बिल्कुल है। परपेचुअल सक्सेशन? बिल्कुल है, क्योंकि स्टीव जॉब गए लेकिन कंपनी आज भी चलती जा रही है। इसके अलावा कैपेसिटी टू शू एंड बी शूड है? बिल्कुल है जी। मतलब सर क्या ये बॉडी कॉर्पोरेट है? हाँ, लेकिन साथ ही साथ में क्या है, फॉरेन कंपनी। तो फॉरेन कंपनी भी है और बॉडी कॉर्पोरेट भी है। इसके अलावा आ जाते गए हम लोग किसमें? टेस्ला। टेस्ला की अगर हम लोग बात करें तो टेस्ला भी रजिस्टर्ड है, वो भी सेपरेट लीगल एंटिटी है, उसका भी परपेचुअल सक्सेशन है, और उसका भी कैपेसिटी टू शू एंड बी शूड है। अब सर क्या ये फॉरेन कंपनी है? नहीं, क्योंकि उसका प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में नहीं है। गूगल का प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में था, तो ये क्या है, ये सिर्फ बॉडी कॉर्पोरेट है। दे आर जस्ट अ बॉडी कॉर्पोरेट, दे आर जस्ट अ बॉडी कॉर्पोरेट। सर एग्जांपल और एक लेते हैं ना। हाँ, पार्टनरशिप। बेटा पार्टनरशिप की देखो तो ये पार्टनरशिप एक्ट में रजिस्टर हो भी सकता है, लेकिन पार्टनरशिप को कभी भी सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं माना जाता है। पार्टनरशिप का कभी भी परपेचुअल क्या नहीं होता है, एग्जिस्टेंस सक्सेशन नहीं होता है। और लास्ट वाला बात, हाँ पार्टनरशिप अगर रजिस्टर है तो वो किसी के ऊपर केस फाइल कर सकता है, कोई उसके ऊपर केस फाइल कर सकता है, क्योंकि सारे फीचर सेटिस्फाई नहीं हो रहे, इसलिए पार्टनरशिप कभी भी बॉडी कॉर्पोरेट नहीं कहलाएगा। समझ में आ रहा है? सर एक काम करते ना सर, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, आप किसी एक्ट में रजिस्टर हो क्या? हाँ, स्पेशल ऑफ एक्ट पास बाय द पार्लियामेंट, सीएमए एक्ट। सर क्या आपके पास सेपरेट लीगल एंटिटी है? हाँ। सर क्या आपके पास परपेचुअल सक्सेशन है? हाँ। और क्या आप किस पे केस फाइल कर सकते हैं? कोई आपके ऊपर केस फाइल कर सकता है? बिल्कुल। सर हम क्या है बेटा, आप सिर्फ और सिर्फ एक बॉडी कॉर्पोरेट हो। समझ में आया? तो जो ये चार फीचर को सेटिस्फाई कर दे वो बॉडी कॉर्पोरेट है। अब देखो बॉडी कॉर्पोरेट के डेफिनेशन में बोला, इट इंक्लूड अ कंपनी विच इज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। अगर कोई कंपनी कहां पे बनी है, इंडिया के बाहर बनी है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? उसे हम लोग बोलेंगे बॉडी कॉर्पोरेट।
लेकिन बेटा रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड इनकॉर्पोरेट इन इंडिया, उसको भी मैं क्या बोल रहा हूँ, बॉडी कॉर्पोरेट बोल रहा हूँ। समझ में आ रहा है क्या सर? सीएमए इंस्टीट्यूट कहाँ पे बना हुआ है? इंडिया के अंदर बना हुआ है, उसको भी मैं क्या बोल रहा हूँ, बॉडी कॉर्पोरेट बोल रहा हूँ। तो सर इसमें जो लिखा है वहां तक रिस्ट्रिक्ट क्यों नहीं किया खुद को? क्योंकि डेफिनेशन किस वर्ड से शुरू हुई थी? द वर्ड कॉल्ड इंक्लूड्स। गाइज लॉजिकली आपको समझ में आ रहा है क्या? सच्ची सच्ची बताओ, क्या लॉजिकली आप इस बात को समझ पा रहे हो क्या कि सर जब डेफिनेशन इंक्लूड्स होता है तो हमारे पास फ्रीडम होता है क्या इंक्लूड करने का, क्या इंक्लूड नहीं करने का। और जब डेफिनेशन में मीन्स वर्ड होता है तो हम लोग रुक जाते हैं, बट जो बोला है वही इंक्लूड होगा, इसके अलावा कुछ और इंक्लूड नहीं होगा। जल्दी बताओ, क्या यहां तक की सारी बातें समझ में आई? सॉर्टेड है गाइस, एकदम आराम से कंफर्टेबल हो? ठीक है चलो। अब बॉडी कॉर्पोरेट में क्या नहीं आता है? बॉडी कॉर्पोरेट में कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर रजिस्टर होता है ना, उसको इंक्लूड नहीं किया है। और इसके अलावा कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट, अब बॉडी कॉर्पोरेट मतलब एनी बॉडी कॉर्पोरेट जिसको नोटिफाई किया किसने? सेंट्रल गवर्नमेंट ने। क्या ऐसा है क्या? हाँ, देयर आर टू बॉडी कॉर्पोरेट, वन इज नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जैसे अपनी सीएमए इंस्टीट्यूट है ना, एक अथॉरिटी है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। बेटा वो भी किसी एक्ट में रजिस्टर्ड है, वो भी सेपरेट लीगल एंटिटी है, उसका भी परपेचुअल सक्सेशन है, उसके पास भी कैपेसिटी टू शू एंड बी शूड है। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोल दिया इसको हम लोग बॉडी कॉर्पोरेट नहीं बोलेंगे, तो ये बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है। सर इसके अलावा फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर दिया, इसको भी बॉडी कॉर्पोरेट नहीं बोलेंगे। क्या सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करके बोल सकती है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज को हम लोग बॉडी कॉर्पोरेट नहीं बोलना चाहते? नहीं बेटा, आप चाहकर भी कंपनी को बॉडी कॉर्पोरेट के डेफिनेशन से नहीं हटा सकते हो। क्यों? देखो मैंने लिखा है अदर देन कंपनी। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है, वो किसी को भी चाहे तो बॉडी कॉर्पोरेट के डेफिनेशन से निकाल के फेंक सकता है, लेकिन किसको निकाल नहीं सकता है? कंपनी जो इंडिया के कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड है, उसको निकाल नहीं सकते आप किसके डेफिनेशन में से? बॉडी कॉर्पोरेट के डेफिनेशन से। जल्दी बताओ, क्या ये सारे पॉइंट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुए? सर अब देखो ना यार, तुम ये जो डेफिनेशन आप लोग पढ़ते हो ना, कितनी छोटी होती है। बॉडी कॉर्पोरेट इंक्लूड अ कंपनी इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया, इट डज नॉट इंक्लूड अ कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर द कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट और एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट व्हिच इज नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट अदर देन अ कंपनी। क्या बोला सर? भगवान जाने, मां कसम क्या बोलता है आदमी, मजा आ गया, बट ठीक है। आ जाओ। So body corporate corporation includes a company incorporated outside India, but it does not include a cooperative society registered under the cooperative society or registered as a cooperative society or body corporate not being a company other than company defined in this act, which central government जिसको क्या करते हैं नोटिफाई करेंगे, उसको बॉडी कॉर्पोरेट के डेफिनेशन पे से बाहर कर दिया जाएगा। गाइस मुझे बताओ, क्या आपको सारे के सारे पॉइंट बहुत अच्छे से समझ में आए? अरे हाँ या ना? अरे हाँ या ना? अरे हानिया हानि यानी हाँ या ना? यस सर। चलो अब सर मैंने आपको ये सब कुछ क्यों पढ़ाया, इसके पीछे का लॉजिक समझते हैं। ठीक है, अगर तुम देखो तो मैंने तुमको बताया एकदम बेसिक, व्हाट डू यू मीन बाय कंपनी। मेरे नोट्स के अंदर आ जाओ, अपने नोट्स पे आ जाओ बेटा, कंपनी एक्ट के अंदर। इसके अलावा भी डाउट बचे हैं तुम्हारे मन में, आस्क सतीश सर @gmail.com पे कर लेना मैसेज। क्या बोला है? कंपनी मीन्स, हाइलाइटर हमेशा साथ में रखना, जैसे ही मीन्स वर्ड दिखा ना, अब इसको क्या कर लो, हाईलाइट कर लो। कंपनी मीन्स कंपनी विच इज इनकॉर्पोरेट अंडर कंपनी एक्ट 2013 एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। कंपनी इज अ बॉडी कॉर्पोरेट, कंपनी क्या है? एक बॉडी कॉर्पोरेट है, लीगल पर्सन है, सेपरेट स्टेटस है इसके पास। समझ में आ रहा है गाइज? और ये डिस्टिंग फ्रॉम, अपार्ट फ्रॉम इट्स मेंबर। सब बातें मैंने बताई आपको। सर कंपनी डिस्क्राइब एज अ आर्टिफिशियल पर्सन, बेटा जैसे तू और मैं कैसा पैदा हुआ है बता, तू और मैं कैसे पैदा हुए बताओ? हम पैदा हुए अपने माँ बाप के गलतियों के वजह से, मतलब बायोलॉजिकल प्रोसेस के वजह से। पूछना कभी पेरेंट्स को, क्या मैं आपकी गलती का नतीजा हूँ या नहीं हूँ? शायद अंदर से हाँ आता होगा, मुंह पे ना बोल दे तुमको। ठीक है, तो बेटा सुनो, आर्टिफिशियल पर्सन है,
मतलब हम बने बायोलॉजिकल प्रोसेस से तो हम बन गए नेचुरल पर्सन। अदर देन बायोलॉजिकल प्रोसेस किसी का भी जन्म हो गया उसको बोलेंगे आर्टिफिशियल पर्सन। सर रोबोट के अंदर चिट्ठी, बेटा वो क्या बायोलॉजिकल, नहीं सॉरी, वो क्या बायोलॉजिकल प्रोसेस से निकला क्या बाहर? नहीं, वो आर्टिफिशियल प्रोसेस से निकला, उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल पर्सन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट। याद आ रहा है क्या? उसी तरीके से कंपनी जो बनी है वो लॉ के प्रोसेस से बनी है, तो इसको बोलेंगे आर्टिफिशियल पर्सन। तो क्या कंपनी पर्सन है या नहीं है? यस, कंपनी इज अ पर्सन। तो बेटा यहां पे लिखना, ये देखो आर्टिफिशियल पर्सन लिखा है ना, छोटी छोटी हैंडराइटिंग में लिखा, इस कंपनी अ पर्सन, क्या कंपनी पर्सन है? आंसर इज यस, कंपनी इज अ पर्सन। अच्छा, पर्सन होने के बाद में नेचुरल पर्सन या आर्टिफिशियल पर्सन? आंसर इज आर्टिफिशियल पर्सन। गाइस समझ में आया? क्या कंपनी का रेसिडेंस होता है? क्या कंपनी का रेसिडेंस होता है? हाँ, जनरली जहां पे बोर्ड मीटिंग या जनरल मीटिंग होते हैं उसके हिसाब से हम पहचानते हैं ये कंपनी का रेसिडेंशियल स्टेटस क्या है। ठीक है, क्या कंपनी सिटीजन होती है? इस कंपनी, नहीं, डस कंपनी हैव नेशनैलिटी? क्या कंपनी की नेशनैलिटी होती है गाइस? बताओ, डस कंपनी हैव नेशनैलिटी? आंसर इज यस। जैसे हम बोलते हैं ना कि अलीबाबा एक्सप्रेस चाइनीज कंपनी है, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड इंडियन कंपनी है ना? इसके बाद में एप्पल्स यूएसए की कंपनी है। तो कंपनी को हम लोग द प्लेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन इज बिकम अ नेशनैलिटी ऑफ द कंपनी। समझ में आ रहा है? तो क्या कंपनी सिटीजन है? क्या कंपनी सिटीजन है? आंसर इज नो, कंपनी सिटीजन तो नहीं है। तो कंपनी पर्सन है या नहीं है? पर्सन तो है। नेचुरल आर्टिफिशियल? आर्टिफिशियल। सर रेसिडेंस है या नहीं है? क्या बोल, सिटीजनशिप है या नहीं है? सिटीजनशिप नहीं है, नेशनैलिटी है। समझ में आया गाइस? यस और नो? तो ये हो गया आपका। अब हम लोग आ रहे हैं किसके ऊपर? जैसे हमने कंपनी का डेफिनेशन पढ़ा बेटा, इसके बाद में हमारे पास आ जाता है दूसरा डेफिनेशन। कौन सा? पेज नंबर 6 पे आ जाओ। फॉरेन कंपनी। फॉरेन कंपनी मीन्स अ कंपनी बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया which has place of business in India either by itself और थ्रू एजेंट, इधर फिजिकली और थ्रू इलेक्ट्रॉनिकली, या और साथ ही साथ में तुम कुछ भी बिजनेस एक्टिविटी कंडक्ट कर रहे हो इन इंडिया इन एनी अदर मैनर। तो ये हो गया। और जैसे जैसे हो गया ना, यहाँ पे टिक लगाओ, यहाँ पर टिक लगाओ। ठीक है, चलो। और आप एक काम एक्स्ट्रा कर सकते हो, क्या? कि मानो जैसे आप नोट्स बना रहे हो क्लास नंबर 1, तो पेज नंबर लिख के करो हर नोट्स को। जैसे मैं आपको बताता हूँ, हम लोग नोट्स बना रहे हैं ना, ये था मेरा पेज नंबर 1, इसके बाद में ये है मेरा पेज नंबर 2, इसके बाद में ये है मेरा पेज नंबर 3। समझ में आ रहा है? अब मैंने फॉरेन कंपनी को कहाँ पे लिखा हुआ है? पेज नंबर 2 के ऊपर। तो आप लोग यहाँ पर आके अपने बुक में आपके नोट्स का रेफरेंस दे दो, पेज नंबर 2। मतलब भविष्य में ऐसा होगा ना कि कुछ एग्जाम्पल जो मैंने लिखा के दिए उसको रेफरेंस कर, क्रॉस रेफरेंस के लिए आप यहाँ से पढ़ सकते हो। ठीक है, डन सर। इसके अलावा बॉडी कॉर्पोरेट मैंने आपको पढ़ाया, तो बॉडी कॉर्पोरेट का डेफिनेशन शुरू हुआ है इंक्लूड्स। यहाँ पर देखो ये कौन से पेज नंबर पे आया हुआ है तुम्हारे? से फॉर एग्जाम्पल दिस इज ऑन पेज नंबर, बॉडी कॉर्पोरेट कहाँ पर आया हुआ है? पेज नंबर 3 के ऊपर आया है ना? तो यहाँ पे तुम अपने बुक में देखो, ये आपके और मेरे पेज नंबर अलग अलग हो सकते हैं, तो इतना हम लोग स्पेस लेके चल रहे हैं कि मैं बोलूंगा वही पेज नंबर तुमने नहीं लिखना है, तुमने तुम्हारे बुक के हिसाब से पेज नंबर लिखना है। तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे गाइस, मेरे बुक के हिसाब से पेज नंबर 3 पे मैंने लिखा है बॉडी कॉर्पोरेट को। क्या बोलता है? बॉडी कॉर्पोरेट इंक्लूड कंपनी इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया बट इट डज नॉट इंक्लूड बॉडी कोऑपरेटिव सोसाइटी और बॉडी कॉर्पोरेट अदर देन कंपनी विच इज सीजी ने प्रिस्क्राइब जिसको किया। बताओ गाइस, क्या आपको ये सारी बातें बहुत अच्छे से समझ में आई? नहीं आई? आई सर, जोर से आई सर, मेरे को बात समझ में। ठीक है, आ जाओ। अब हम आते हैं एकदम बेसिकली कंपनीज एक्ट के स्टार्टिंग पॉइंट पे। तो बेटा कंपनी एक्ट ये क्या था? बोले कंपनी एक्ट 2013 को क्यों लाया तुमने? तो बोलते जो पुराने कंपनी एक्ट थे ना, कब बने थे? 1956। अभी क्या आया? कंपनी एक्ट 2013। सर क्यों आया? बेटा 1956 में जो कंपनी लॉ बना था उस समय में था लाइसेंस राज। मतलब समझना इस बात को कि कुछ भी करने के पहले तुमको परमिशन लेना, एक्सेप्ट शादी करना और बच्चे पैदा करना। इस दो चीज को छोड़ दो, यू हैव टू टेक अ परमिशन फॉर एवरीथिंग। अब 1991 में
हमारे पास आया एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, हमारी कंट्री और वर्ल्ड इकोनॉमी में फ्लो जो होना लगा ट्रेडिंग का वो डायरेक्टली होना शुरू हो गया था। सर इसके बाद में 1999 में हमारा एक लॉ चेंज हो गया, कौन सा, फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ठीक है, इसके अलावा सर 1992 में और एक लॉ आया, सेबी एक्ट 1992, हर्षद मेहता का स्कैम हो गया। और पुराने कंपनी लॉ में हमने इतने झापड़ खा लिए, मतलब आड़े टेढ़े कंपनी लॉ की माँ बहन करके रखे थे लोगों ने, गलत गलत चीजों को फायदा उठाया। एक बड़ा स्कैम बताता हूं मैं तुमको, सुनना। एक स्कैम हुआ था सहारा का, सहारा, सुब्रता रॉय ने किया था ये स्कैम। बेटा पब्लिक से पैसा ले लेकर, और तुम एक प्राइवेट कंपनी, तुम पब्लिक से डायरेक्टली इतना पैसा ले नहीं सकते जितना तुमने ले लिया है। ठीक है बेटा, उसके वजह से प्राइवेट प्लेसमेंट बोलकर कंसेप्ट आया। हमारे बड़े बड़े स्कैम हो गए, सत्यम जैसे कंपनी के बड़े बड़े स्कैम, तो हमने समझा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कंपनी में होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो कंपनी एक्ट 2013 में उससे लेके जो प्रावधान थे वो बहुत कठिन हो गए, डिपॉजिट से लेकर प्रावधान बहुत ज्यादा कठिन हो गए कंपनी एक्ट 2013 में। इस तरीके से अगर आप देखो तो कंपनी एक्ट जो पुराना था ना वो एज पर ओल्ड सर्कमस्टांसेस सही था, बट जैसे ही हमारे सर्कमस्टांसेस चेंज हुए कंपनी लॉ को चेंज करने की जरूरत हमें फील हुई और हमने नया कंपनी लॉ लाया 2013। अब जब नया कंपनी लॉ लेकर आए तो डोंट यू थिंक पुराने कंपनी लॉ को हमने अमेंड किया होगा? पुराने कंपनी लॉ को हमने अमेंड किया, और जिस कंपनी लॉ को हमने अमेंड किया, पुराने जो कंपनी लॉ उसको कंसोलिडेट करना मतलब मर्ज करना, हमने पुराने कंपनी लॉ को कंसोलिडेट किया, अमेंड किया, और हमने नया कंपनी लॉ 2013 लाया। पढ़ो एक बार, कंपनी एक्ट 2013 इज एन एक्ट, हमेशा याद रखना एक्ट का एक कैपिटल होता है। ठीक है, सो कंपनी का भी सी हमेशा कैपिटल रहेगा। कंपनी एक्ट कंसोलिडेट करता है, अमेंड करता है किसको, लॉ रिलेटिंग टू कंपनी, जितने भी पुराने कंपनी लॉ थे ना उसको अमेंड करके उसको कंसोलिडेट करके आपके सामने प्रेजेंट किया। ठीक है, कंपनी एक्ट 2013 कब आया? 29 ऑफ अगस्त 2013 को इसको प्रेसिडेंट का कंसेंट मिल गया। कल मैंने लॉ मेकिंग प्रोसेस बताई थी लेक्चर नंबर 1, एक बार उसको देख लेना। तो सबसे पहले इसको प्रेसिडेंट का कंसेंट मिला था कब? 29 ऑफ अगस्त 2013, और बेटा ये ऑफिशियल गैजेट में नोटिफाई हो गया था 30 अगस्त। सेक्शन 1 तो इमीडिएटली एप्लीकेबल हो गया, बाकी के सेक्शन अलग अलग दिन एप्लीकेबल हुए। सर टोटल नंबर ऑफ सेक्शन कितने हैं? 470 सेक्शन है इसके अंदर। सर टोटल नंबर ऑफ चैप्टर कितने हैं? 29 चैप्टर। और कितने स्केड्यूल है इसके अंदर? गाइस 7 स्केड्यूल है, 7 स्केड्यूल है, तो 470 सेक्शन है। अब इसके अंदर कुछ अमेंडमेंट भी हो गए, कुछ सेक्शन डिलीट करके फेंक दिए अपन ने। ठीक है, उसके अलावा सर 7 स्केड्यूल है, और इसके अलावा 29 चैप्टर है। सर ये क्या होता है? आ जाओ कंपनी एक्ट 2013 के ऊपर तुमको बताता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल कंपनी एक्ट शुरू हुआ हमारा, ठीक है, अब पहला कि तुम कंपनी एक्ट में कहीं पे भी फंसोगे, कोई वर्ड तुमने पढ़ा कंपनी, कंपनी का मतलब कहाँ पे लिखा है? चैप्टर नंबर 1 प्रिलिमिनरी, चैप्टर नंबर 1 प्रिलिमिनरी डेफिनेशन के अंदर। अब सर मेरे को कंपनी बनाना है, कंपनी बनाना है ना आपको, तो सेक्शन नंबर कितना 3 से लेके सेक्शन नंबर 22 बात करता है बेटा इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी एंड मैटर इंसिडेंटल देयर टू। अब सर कंपनी तो बना लिया, कंपनी में क्या चाहिए? पैसा चाहिए। पैसा किधर से लेंगे? एक तो पब्लिक से लेंगे, नहीं तो लोग सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन से, कुछ अपने जान पहचान वालों से लेंगे। अच्छा, तो यहां पर सेक्शन नंबर 23 से लेकर सेक्शन नंबर 42 तक आता है क्या? प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी। प्रोस्पेक्टस मतलब पब्लिक से पैसा लेना और उनको हमारे कंपनी के शेयर देना। समझ में आ रहा है? पब्लिक से ले रहे हो तो पार्ट 1 पब्लिक ऑफर, और प्राइवेट प्लेसमेंट पार्ट 2 सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन से ले रहे हो, जैसे शार्क टैंक में गए हो 4 लोगों से पैसा ले रहे हो। सर इसके अलावा अब सर हमने पैसा तो लिया, उनको क्या देंगे? शेयर देंगे। शेयर के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, तो सेक्शन नंबर 43 से लेके सेक्शन नंबर 72 तक आता है शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर, चैप्टर नंबर 4। अब सर शेयर डिबेंचर से पैसा लिया, क्या सर मैं पब्लिक से डिपॉजिट भी ले सकता हूँ? हाँ, चैप्टर नंबर 5 73 से लेके 76 है। चैप्टर नंबर 5 एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक 73 से लेके 76 ए। इसके अलावा सर अब मैंने जो पैसा बोरो किया, बैंक से लिया, डिपॉजिट से लिया, डिबेंचर से, क्या मैंने इनको कोई सिक्योरिटी देनी चाहिए? मतलब कल जाके मैंने इनका पैसा नहीं दिया तो ये मेरी एसेट को सेल करके इसका पैसा वसूल करेंगे ना, इसको बोलते हैं रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस, चैप्टर नंबर 6।
अरे सर हमारी कंपनी में मीटिंग कैसे होगी, रिजोल्यूशन कैसे पास होगे, कितने लोग मीटिंग में कम से कम आना चाहिए, इनको नोटिस कितने दिन पहले जाना चाहिए, कैसे कैसे तरीके से हम लोग वोट कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 7 मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है सर, अब मीटिंग है जनरल मीटिंग, क्या हम हमारे शेयर होल्डर को डिविडेंड पे कर सकते हैं? हाँ, चैप्टर नंबर 8 डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड 123 से लेके 127। अच्छा सर डिविडेंड हम देंगे उसके पहले बुक्स ऑफ अकाउंट फाइनल करेंगे ना? हाँ। सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे ना? हाँ। सर वो फाइनेंशियल चैप्टर नंबर 9 अकाउंट्स ऑफ कंपनी सेक्शन नंबर 128 से लेके सेक्शन नंबर 138 तक। सर ये मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया, ऑडिटर आके चेक करके जाएगा ना, बाहर वाला व्यक्ति आके, सीए। हाँ, सेक्शन नंबर 139 से 148 ऑडिटर। सर ये तो हो गए शेयर होल्डर ऑडिटर। हमारी कंपनी में डायरेक्टर चाहिए कि नहीं चाहिए? हाँ, अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन 150 कितना 149 से लेके 172। सर सुनो ना, अब ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आ गए तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग होगी ना, उनकी क्या पावर है? चैप्टर नंबर 12 बोर्ड मीटिंग एंड पावर ऑफ बोर्ड्स। सर अच्छा हमारे कंपनी में कुछ डायरेक्टर में बहुत ही भारी के लोग रह सकते हैं क्या? की मैनेजरियल पर्सन, मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजर, कंपनी सेक्रेटरी। ठीक है, हाँ। चैप्टर नंबर 13 अपॉइंटमेंट ऑफ केम्पिन एंड देयर मैनेजरियल रेमुनरेशन, अपॉइंटमेंट एंड रेमुनरेशन ऑफ मैनेजरियल पर्सन, चैप्टर नंबर 13। समझ में आ रहा है गाइस? सर हमारे कंपनी ने कुछ गलत डॉक्यूमेंट फाइल किए, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, इंस्पेक्शन होनी चाहिए, हमारी कंपनी पे इंक्वायरी बैठनी चाहिए जैसे हर्षद मेहता पे बैठी थी। इंस्पेक्शन इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन चैप्टर नंबर 14। सर सुनो ना, दो कंपनी को एक साथ में मर्ज करना है, शादी कर देनी है, हाँ आ जाओ, चैप्टर नंबर 15 मर्जर अमलगमेशन, कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट एंड अमलगमेशन। सर हमारे कंपनी में कुछ शेयर होल्डर है ना, जानबूझ के जिनके पास ज्यादा शेयर है वो छोटे छोटे शेयर होल्डर को दबा रहे हैं। बिल्कुल, चैप्टर नंबर 16 कॉम्प्रोमाइज क्या अपना ऑपरेशन प्रिवेंशन ऑफ ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट। समझ में आया गाइस? तो this company act is divided into multiple chapter. How many chapter is there? 29 chapter is there guys, 29 chapters. फोर 470 सेक्शन, 29 चैप्टर। ये देखो 20 और 9 29 चैप्टर और कितने स्केड्यूल सर? 7 स्केड्यूल, स्केड्यूल 1 2 3 4 5 6 7। बेटा बैलेंस शीट याद आ रहा है तुमको? स्केड्यूल 3 के हिसाब से बनती तुम्हारी, है ना? तो उसी तरीके से सीएसआर के खर्चे किधर करने, स्केड्यूल 7। आगे जाके पढ़ेंगे एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, उसके लिए आता है स्केड्यूल 4 कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। सर हमारे कंपनी में प्रॉफिट नहीं है फिर भी हमको एम्प्लॉय डायरेक्टर का सैलरी देना है, बेटा स्केड्यूल नंबर 5 हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे। कुछ चीजें आप इंटर में पढ़ोगे, कुछ चीजें आप फाइनल में पढ़ोगे, लेकिन पढ़ना तो है। गाइस समझ में आया आप लोगों को? तो ये सारी बातें आ गई आपकी कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर। सर ये मैंने क्यों बताया आपको, इंपॉर्टेंट है, आपके सिलेबस में दिया है। तो गाइज अगर आप देखो मोटा मोटी अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि कंपनी एक्ट 2013 को 29 अगस्त को प्रेसिडेंट का कंसेंट मिल चुका था, 30 अगस्त को उसको ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश कर दिया था। सेक्शन 1 तो इमीडिएटली एप्लीकेबल हो गया और बाकी के सेक्शन अलग अलग दिन पे एप्लीकेबल हुए। इसके अंदर टोटल 470 सेक्शन है, 7 शेड्यूल है और 29 क्या है? चैप्टर है। सर कंपनी एक्ट 2013 का एम क्या है? इंप्रूव करना है कॉर्पोरेट गवर्नेंस को। ये बड़े बड़े जो स्कैम होते हैं ना यार, ये नहीं होने चाहिए अगर कंपनी को तुम बहुत अच्छे से गवर्न करोगे तो। सर इसके अलावा सिंप्लीफाई करना है, जो रेगुलेशन बहुत ही कठिन वाले हैं ना उसको सिंपल करना है। क्या मजाक वाली बातें कर रहे हैं, शर्म आनी चाहिए। रेगुलेशन को तुमने ज्यादा ड्रास्टिकली क्या स्ट्रिक्ट बना के रखा है। और बेटा बचाएंगे किसको? इन्वेस्टर को। क्या बचाएंगे? क्या मचाएंगे? क्या बचाएंगे? बचाएंगे। प्रोटेक्ट करना है इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर। गाइस समझ में आया? तो कंपनी एक्ट 2013 जो है इसको आप प्यार से कंपनी एक्ट 2013 बोल सकते हो। ये पूरी इंडिया पर एप्लीकेबल होता है, एक्सटेंड होल ऑफ द इंडिया। सर अलग अलग प्रोविजन अलग अलग दिन पे आएगी जिस दिन सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेगा। और कंपनी एक्ट और स्पेशल एक्ट में अगर झगड़ा हो गया तो स्पेशल एक्ट की सुनना पड़ेगा। मतलब क्या सर? कंपनी एक्ट किस पे एप्लीकेबल है लिखेंगे गाइस, लिखेंगे सेक्शन नंबर 1 लिखो। सेक्शन नंबर 1, सेक्शन 1 बोलता है इस एक्ट का नाम क्या है? नेम, एक्सटेंड
कमेंसमेंट और एप्लीकेबिलिटी। ठीक है, नेम, एक्सटेंड, कमेंसमेंट, एप्लीकेबिलिटी। सर इस एक्ट को हम लोग क्या बोलेंगे? दिस एक्ट में बी कॉल्ड एज कंपनी एक्ट 2013। इस एक्ट को प्यार से आप CA 2013 भी बोल सकते हो। देखो मैं शॉर्टकट भले ही यूज कर रहा हूँ एग्जाम में, अगर तुम शॉर्टकट यूज करोगे तो तेरे तो लग गए, ऐसा हो जाएगा बेटा, बिल्कुल मत करना। कंपनी एक्ट भले ही मैं शॉर्टकट यूज करूं, बिकॉज को BCZ लिख दूं मैं, समझ में आ रहा है, लेकिन तुमको BCAUSC बिकॉज लिखना पड़ेगा। मैं कंपनी एक्ट 2013 को CA 2013 लिख दूं, आपको पूरा लिखना पड़ेगा कंपनीज एक्ट 2013 एग्जाम में। ठीक है, एक्सटेंड कहां पर एप्लीकेबल है गाइस, इसका स्कोप क्या है? होल ऑफ इंडिया। अब तुम्हारे लिए मैंने पूरा लिखा, मेरे को लिखना रहता मैं होल ऑफ इंडिया लिख के आगे बढ़ गया रहता, लेकिन आप समझो मैं यहाँ पे शॉर्टकट लिख सकता हूँ, आप एग्जाम में शॉर्टकट बिल्कुल भी नहीं लिख सकते। सर इसके अलावा कमेंट्स कब हुआ था? तो सुनो, 29 अगस्त 2013 को प्रेसिडेंट का मिल गया इसको असेंट। 30 अगस्त 2013 को ये पब्लिश हो गया, नोटिफाई हो गया ऑफिशियल गैजेट के अंदर। ठीक है, सेक्शन नंबर 1 इमीडिएटली एप्लीकेबल हो गया और रिमेनिंग सेक्शन ऑन डिफरेंट डेट, अलग अलग दिन एप्लीकेबल हो गए। ठीक है, और एप्लीकेबिलिटी की बात करूं मैं तो एप्लीकेबिलिटी में बोलेंगे सर कंपनी एक्ट 2013 किस पे एप्लीकेबल है? बोले अगर आप एक कंपनी हो सेक्शन 2 क्लॉज 20 के हिसाब से, मतलब सर आप न्यू एक्ट में रजिस्टर्ड हो या आप प्रीवियस कंपनी लॉ में भी रजिस्टर हो गए, आपके ऊपर कंपनी एक्ट 2013 तो एप्लीकेबल हो जाएगा। सर इसके अलावा अगर आप बैंकिंग कंपनी हो, मतलब सर मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, 2018 के अंदर देयर इज अ कंपनी कॉल्ड ICICI सिक्योरिटी लिमिटेड, ICICI सिक्योरिटी लिमिटेड। आज वो कंपनी लिस्टेड है। 2018 नवंबर के अंदर आई गॉट I got selected in ICICI Security Limited. They were ready to offer me 12.5 लाख का ऑफर 2018 में। ठीक है, तो बोलने का मतलब क्या है सर, वो ICICI सिक्योरिटी लिमिटेड मतलब कंपनी है, हाँ। HDFC बैंक कंपनी है, हाँ। मतलब सर, मतलब ऐसा है, बैंकिंग कंपनी पहले रजिस्टर हो जाती कंपनी एक्ट 2013 के अंदर, बाद में RBI का अप्रूवल लेती है बैंकिंग बिजनेस करने का। तो अगर आप एक बैंकिंग कंपनी भी हो तो भी आपको कंपनी एक्ट 2000 की सारी बातें तो माननी पड़ेगी, लेकिन कुछ बातें हैं मैं अलग से बताऊंगा, रुक जाओ। इसको मैं लगा रहा हूं यहाँ पे स्टार। सर स्टार क्यों लगा रहे हो, रीजन बताता हूं। इसके अलावा इवन इफ यू आर अ इंश्योरेंस कंपनी, इसको भी लगा दो स्टार, तो भी आपको कंपनी एक्ट 2013 एप्लीकेबल होगा। मतलब प्रूडेंशियल क्या, ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस, ये क्या है, एक इंश्योरेंस कंपनी, आपको भी क्या एप्लीकेबल हो जाएगा, कंपनी एक्ट 2013 एप्लीकेबल हो जाएगा। सर इसके अलावा इफ यू आर अ रजिस्टर्ड अंदर स्पेशल एक्ट, अगर आप किसी स्पेशल एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड हो, सर अपना CM इंस्टीट्यूट, हाँ स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से बना है ना, इवन इफ यू आर रजिस्टर्ड अंडर दिस स्पेशल एक्ट, तो भी आपको हम लोग क्या बोल देंगे, आपको कंपनी एक्ट तो फॉलो करना पड़ेगा। सर इसके अलावा इफ यू आर अ बॉडी कॉर्पोरेट विच इज नोटिफाई बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने आपको नोटिफाई किया, मुझे एक बात बताओ, CMA इंस्टीट्यूट बॉडी कॉर्पोरेट है, हाँ। CMA इंस्टीट्यूट को बोल सकते हैं आज से कंपनी लॉ तुमको भी फॉलो करना है, हाँ। तो अगर आप ऐसी बॉडी कॉर्पोरेट हो जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया, तो भी आपको क्या करना पड़ेगा, कंपनी एक्ट को फॉलो करना पड़ेगा। सर इवन इफ यू आर इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, सुनो ये इसको मैं थोड़ा नीचे कर लेता हूँ गाइस, इफ यू इवन इफ यू आर इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, सर इलेक्ट्रिसिटी कंपनी मतलब जो एंगेज होती है इन
जनरेशन या सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर कोई कंपनी एंगेज है तो वो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर रही है या सप्लाई कर रही है, जनरेट भी कर रही है सप्लाई भी कर रही है, वॉट एवर। अगर आप ऐसी कंपनी जो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर रहे हो या सप्लाई कर रहे हो तो आपको भी कंपनी एक्ट फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। इनको लगाए स्टार। सर स्टार क्या बोलता है, सुनो। स्टार का पॉइंट ये है कि आप का स्पेशल एक्ट भी होता है। स्पेशल एक्ट होना मतलब जैसे फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी कंपनी के पास है इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003, बैंकिंग कंपनी के पास है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, इंश्योरेंस कंपनी के पास है इंश्योरेंस एक्ट। स्पेशल एक्ट वाली कंपनी तो आपका भी स्पेशल लॉ तो होगा ना। तो अगर आपका स्पेशल एक्ट वर्सेस कंपनी एक्ट 2013 हो गया, मतलब इफ प्रोविजन ऑफ special act are not consistent, that is inconsistent with provision of कंपनी एक्ट 2013। अगर आपके पुराने स्पेशल एक्ट और कंपनी एक्ट 2013 में झगड़े हो गए, सर कैसे हो सकते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताता हूं। मानो बैंकिंग कंपनी है और मानो सिप कंपनी है। कंपनी को बोला है कि यू कैन नॉट टेक डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक, आप पब्लिक से डिपॉजिट नहीं ले सकते। लेकिन बैंकिंग कंपनी को बोला है यू कैन टेक अ डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक। किसने, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ने। तो दोनों के बीच में क्या हो गया, झगड़े हो गए। कंपनी एक्ट बोलता है तू भी तेरे को कंपनी एक्ट एप्लीकेबल है ना, तू सुन तू डिपॉजिट नहीं ले सकती। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट बोलता है ले तू डिपॉजिट, देखता मैं। तो अगर दोनों के बीच में झगड़े हो जाए तो हमेशा याद रखना स्पेशल एक्ट शैल प्रिवेल। स्पेशल एक्ट शैल प्रिवेल। स्पेशल एक्ट शैल प्रिवेल मतलब जीतेगा कौन, स्पेशल एक्ट जीतेगा। आपको स्पेशल, जैसे मान के चलो कंपनी में बोलते हैं कम से कम साल के अंदर 4 बोर्ड मीटिंग होनी चाहिए इन अ ईयर, एक साल में 4 बोर्ड मीटिंग होनी चाहिए। और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट बोलता है कि एक साल में कम से कम 6 बोर्ड मीटिंग होनी चाहिए। आप बताओ आप किसको फॉलो करोगे, यू आर अ कंपनी, आपको तो 4 बोर्ड मीटिंग फॉलो लेना है। सर मैं बैंकिंग कंपनी, आपको 6 बोर्ड मीटिंग लेना पड़ेगा गाइस, समझ में आया। यू हैव टू टेक हाउ मेनी, 4 बोर्ड मीटिंग, यू हैव टू टेक 4 बोर्ड 6 बोर्ड मीटिंग, ठीक है। क्यों, क्योंकि आप रजिस्टर कहां पर हो, बैंकिंग कंपनी के अंदर। समझ में आ रहा है। सो अब आते हैं हम लोग सेक्शन नंबर 1 के ऊपर। देखो एप्लीकेबिलिटी ऑफ कंपनी एक्ट 2013 किस किस पे एप्लीकेबल है। तो बोलते हैं अगर आप कंपनी इनकॉर्पोरेट हो दिस एक्ट, या फिर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ आपके ऊपर एप्लीकेबल है। सर आप इंश्योरेंस कंपनी हो, है ना, आप इसके अलावा बैंकिंग कंपनी हो, आप ऐसी कंपनी हो जो इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है। लेकिन सबके लिए एक बात कॉमन है, क्या, प्रोवाइडेड कंपनी एक्ट 2013 कहां तक एप्लीकेबल है, ओनली टू द एक्सटेंट नॉट इनकंसिस्टेंट विद द इंश्योरेंस एक्ट, only to the extent not inconsistent with banking regulation act, only to the extent not inconsistent with electricity act 2003, या फिर जो स्पेशल एक्ट से बनी हुई कंपनी है। समझ में आ रहा है। और ऐसी बॉडी कॉर्पोरेट जिसको किसने नोटिफाई किया है, सीजी ने। और सीजी ने 2 बॉडी कॉर्पोरेट को नोटिफाई किया है, मैंने आपको बताया था, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया और फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। गाइस मुझे बताओ क्या ये बातें आपको समझ में आई, कैन सीजी दिस एक्ट बी एप्लीकेबल। अच्छा सुनो अब क्या बोला हुआ है गाइस, अब मैं आपको रिवाइज करा के दे रहा हूँ सारी बातें। आज जितना पढ़ा ना उतना ही अपन लोग रिवाइज करेंगे। तो बेटा आप लिखो रिकैप, करो रिकैप। और ऐसे मैं आपको सारे के सारे क्लास को करके दूंगा रिकैप, पूरा का पूरा याद करा के दूंगा, ठीक है। एट द एंड ऑफ द क्लास सबसे पहले हमने पढ़ा कंपनी, कहा लिखा है सेक्शन 2 क्लॉज 20, क्या बोलता है, कंपनी मीन्स कंपनी, चाहे आप कंपनी एक्ट 2013 में रजिस्टर्ड हो, चाहे आप किसी प्रीवियस कंपनी लॉ में रजिस्टर हो। सर इसके अलावा हमने क्या पढ़ा था, इसके अलावा तुमने पढ़ा गया इस कंसेप्ट कॉल्ड फॉरेन कंपनी, सेक्शन 2 क्लॉज 42, जो बोलता क्या है, आप रजिस्टर इनकॉर्पोरेट कहां पर हो, आप इनकॉर्पोरेट हो आउटसाइड इंडिया। लेकिन सर आपका प्लेस ऑफ बिजनेस कहां पर है,
आपका प्लेस ऑफ बिजनेस है इंडिया में। सर प्लेस ऑफ बिजनेस कैसे है बेटा, इटसेल्फ या फिर थ्रू एजेंट, एक तो फिजिकली या फिर इलेक्ट्रॉनिक मोड के एंगल से, और तीसरा तुम कुछ ना कुछ कंडक्ट कर रहे हो बिजनेस एक्टिविटी, कहाँ पर, इन इंडिया। ये समझ में आया आपको। सर जैसे ही हमने फॉरेन कंपनी का कॉन्सेप्ट पढ़ा, इसके बाद में आ जाते हैं हम लोग कहाँ पर, हमने नेक्स्ट डेफिनेशन पढ़ा था बॉडी कॉर्पोरेट। बॉडी कॉर्पोरेट सेक्शन 2 क्लॉज 11 क्या बोलता है, बॉडी कॉर्पोरेट के बारे में बोलता है। बॉडी कॉर्पोरेट क्या है, इट इज अ कंपनी इन कॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया। अब इस डेफिनेशन में भी वर्ड क्या लिखा था गाइस, मीन्स, लेकिन इस डेफिनेशन में वर्ड क्या लिखा हुआ है, जस्ट इमेजिन, इंक्लूड्स। और इंक्लूड्स में हमने क्या बोला, इट इंक्लूड्स कंपनी इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया एंड इट एक्सक्लूड, कुछ चीजों को इन्होंने बाहर रखा, क्या, कोऑपरेटिव सोसाइटी या फिर ऐसी बॉडी कॉर्पोरेट जिसको किसने नोटिफाई किया है, सेंट्रल गवर्नमेंट। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट अदर देन कंपनी, चाहकर भी कंपनी को बॉडी कॉर्पोरेट के डेफिनेशन से बाहर निकाल नहीं सकते। सर इसके अलावा हम लोगों ने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा सेक्शन नंबर 1, और सेक्शन 1 में हम लोगों ने क्या पढ़ा गाइस, सबसे पहले इस एक्ट का नाम क्या है, कंपनी एक्ट 2013। सर एक्सटेंड कहाँ पर होता है ये, होल ऑफ द इंडिया। सर ये कमेंस कब हुआ था, सेक्शन 1 तो इमीडिएटली कमेंस हुआ था, कब, 30 अगस्त 23 को, और रिमेनिंग सेक्शन अलग दिन को। और सर ये एप्लीकेबल कहाँ कहाँ पर है, ये एप्लीकेबल है कंपनी के ऊपर, बैंक के ऊपर, इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी के ऊपर, स्पेशल एक्ट की कंपनी के ऊपर, या फिर ऐसी बॉडी कॉर्पोरेट जिसको नोटिफाई किया है किसने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने। बट 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 टू द extent not inconsistent with provision of special act, to the extent not क्या बोल सकते हैं, इनकंसिस्टेंट विद द प्रोविजन ऑफ द स्पेशल एक्ट। डोंट यू थिंक गाइस, डोंट यू थिंक कि जो भी तुम लोगों ने अभी तक पढ़ा है, मैंने सारा का सारा चीज आपको क्या करके दे दिया है, समअप करके दे दिया एक पेज के अंदर। दिस इज योर आइडियली ऑफिशियली क्लास 1, क्लास 1। अब सर इसके बाद में हम लोग कल वाली क्लास में क्या पढ़ेंगे, आज से ही मैं आपको बता देता हूं गाइस, कल बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली। कल हम लोग पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ कंपनी। जैसे ही फीचर्स ऑफ कंपनी हो गया, हम लोग पढ़ेंगे देयर इज अ कांसेप्ट कॉल्ड लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल, है ना, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल। और उसके बाद में गाइस हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे इलीगल एसोसिएशन। वंस वी आर डन विद दिस अनदर फ्यू क्लासेस वी विल अंडरस्टैंड these many types of company, इतने टाइप्स ऑफ कंपनी हम लोगों को पढ़ने हैं, ठीक है। तो वंस वी आर डन विद ऑल दिस, तो आप बोल सकते हो आपका चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगा आने वाले 5 से 6 दिन के अंदर। अच्छा, आप लोगों को थोड़ा सा मैं प्रमोशनल मैसेज दे देता हूं मेरा। गाइज इफ यू रियली थिंक दिस लेक्चर आर वेरी हेल्पफुल टू यू, मेक श्योर गाइज आप हमारे लेक्चर को परचेस करें, ठीक है। इसी तरीके से मैं आपको बहुत डिटेल में नॉलेज देते देते समझाते समझाते होले 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 आपका कंपनी लॉ और बाकी लॉ भी हो जाएंगे। पूरा का पूरा लॉ मैं लिख के देने वाला, ये मेरा आपका आप लोगों से प्रॉमिस है। बिकॉज आप लिखते नहीं हो इसलिए आप एग्जाम में फेल होने की संभावनाएं संभालते हो। समझ में आ रहा है? सो मेक श्योर गाइस आप खुद भी लेक्चर को परचेस करो, अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर करो, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो गाइस इस वीडियो के कमेंट के अंदर हमें क्या कर देना, कमेंट भी कर देना, बिकॉज योर एप्रिसिएशन इज अवर मोटिवेशन। मैं हर एक कमेंट पढ़ता हूँ और उसको रिप्लाई भी दूंगा। थैंक यू सो मच, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास, टिल दैट टाइम टेक केयर, बाय बाय, सी यू in the next class.